रामू अपनी पत्नी मीना और बच्चों के साथ फुटपाथ पर रहता था। फुटपाथ के किनारे उसकी छोटी सी झोपड़ी थी जो बम्बू और पुआल की मदद से बनी हुई थी। राजू दिन भर घूमकर भेलपुरी बेचने का काम करता था। जो भी कमाई होती उससे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेजना चाहती हूँ ताकि दोनों पढ़ लिख कर अफसर बने। मैं भी यही चाहता हूँ, हमारे बच्चों को हमारे जैसे फुटपाथ पर जिंदगी नहीं काटना पड़े। ये फुटपाथ की जिंदगी भी कोई जिंदगी है? बरसात में जब अमीर लोग अपने घर की खिड़की में बारिश का आनंद उठा रहे होते हैं, हमारा घर पानी से लबालब भर जाता है। कहीं बैठने की भी जगह नहीं होती। और ठंड के दिनों में ठंड से बचने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं होता। ठंडी रातों में तारे गिनकर रात गुजारना पड़ता है। क्या फायदा, हम गरीबों की जिंदगी फुटपाथ पर शुरू होती है और इसी फुटपाथ पर खत्म हो जाती है। रामू अगले दिन अपना भेलपुरी का टोकरा सिर पर लिए चल पड़ता है। दिन भर धूप में भटकने के बाद उसकी ज्यादा कमाई नहीं हो पाती और धूप की वजह से उसकी सारी पुरियां भी खराब हो जाती हैं। रामू दुखी मन से घर आता है। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आज अच्छी कमाई नहीं हुई, सिर्फ एक वक्त का खाना ला पाया हूँ। इस गर्मी के चक्कर में सारी पूड़ी भी खराब हो गई। यहाँ गर्मी तो गरीबों की जान लेकर रहेगी। गर्मी की वजह से हमारे लल्ला की भी तबीयत खराब हो गई है। तुम चिंता मत करो, मुन्ना को हल्दी और तुलसी का काढ़ा पिलाओ, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। रामू के पास डॉक्टर के पास जाने के भी पैसे नहीं होते, इसलिए वह घरेलू नुस्खा करके अपने बच्चे का इलाज करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। किसी तरह गर्मी पार हो जाती है। बरसात का मौसम आता है। बरसात के दिनों में भारी बारिश होने लगती है। बारिश के कारण रामू और मीना का घर पूरी तरह पानी से भर जाता है। दोनों को घर में बैठने की भी जगह नहीं होती। हमारी सारी किताबें भीग गई, हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? बेटा तुम चिंता मत करो, जल्द ही ये सब ठीक हो जाएगा। बरसात के दिन आए हैं, घर पर पानी भर जाता है। इस बार हर सालों के मुकाबले ज्यादा बारिश होने वाली है। बरसात के दिनों में हमारा फुटपाथ पर रहना मुश्किल है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। मैं तुम्हें और मुन्ना को इतनी परेशानी में नहीं देख सकता। रामू कहीं से एक प्लास्टिक लेकर आता है। सभी प्लास्टिक ओढ़कर सो जाते हैं। किसी तरह बरसात भी पार हो जाती है। कुछ ही दिनों में ठंड आने वाली होती है। इस बार रामू पहले से तैयार रहना चाहता था ताकि उसके परिवार को कोई तकलीफ ना हो। कुछ ही दिनों में ठंड आने वाली, हमें पहले से ठंड के लिए तैयार रहना चाहिए। आप ठीक कहते हैं, लेकिन हम करेंगे क्या? कई सालों से मैं थोड़े पैसे जमा कर रहा था। इस बार हम अपने छत को पक्का करवा लेंगे ताकि सर्दी, बरसात, गर्मी में तुम्हें और मुन्ना को परेशानी ना हो। हाँ, बहुत अच्छा प्लान है। कुछ दिनों में उसका पक्का घर बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इस घर में रहेंगे, यहाँ तो पानी की एक बूंद भी हमें नहीं छू सकती। और ठंड के दिनों में हमें ठंड से राहत भी मिलेगी। ये सब मैंने तुम दोनों के लिए ही किया है। तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। किसके परमिशन से तुमने यहाँ पर पक्का घर बनवा लिया? सर जी, हम यहाँ कई सालों से रहते हैं। फुटपाथ पर रहने के कारण हमारी पत्नी और मुन्ना को बहुत परेशानी होती थी, इसीलिए हमने यहाँ पर अपना मकान बना लिया। यहाँ तुम अपना घर नहीं बना सकते, ये सरकार की जमीन है। जहाँ देखो वहाँ तुम भिखारी लोग अपना झोपड़ा बसा लेते हो, और तुमने सबसे बढ़कर पक्का मकान बनवा लिया। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे नहीं पता था ये सरकारी जमीन है। ये घर गैर कानूनी है, इससे कई लोगों को आने जाने में तकलीफ होगी, इसीलिए सरकारी अनुमति से ये घर तोड़ा जा रहा है। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। पुलिस वाला रामू का सारा सामान बाहर फुटपाथ पर निकाल देता है और उसका घर तोड़ देता है। रामू वापस फुटपाथ पर आ जाता है। ना जाने हमारी इतनी किस्मत खराब क्यों है। पहले खाने के लिए भी पैसा नहीं था, फिर भी तुमने कुछ पैसे इकट्ठे करके ये पक्का घर बनाया, पर अब वो भी हाथ से चला गया। ये फुटपाथ ही मेरी जिंदगी है। मैं इसी फुटपाथ पर पैदा हुआ, अपना काम धंधा करना शुरू किया। अब तो लगता है ऐसी फुटपाथ पर अपनी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं पहले की तरह हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। माँ, पापा, मैं जानता हूँ आप दोनों बहुत परेशान हैं,
लेकिन मैं एक दिन जरूर बड़ा अफसर बनूंगा और आप दोनों को अच्छी जिंदगी दूंगा। तीनों साथ मिलकर किसी तरह ठंड भी पार कर लेते हैं। एक दिन रामू अपना भेलपुरी का टोकरा लेकर फुटपाथ पर बैठा था। तभी वहाँ अतिक्रमण हटाओ के वाहन आते हैं और वहाँ मौजूद सारे फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाने लगते हैं। रामू उन्हें देखकर अपना टोकरा लेकर भागने लगता है। तभी वह किसी पत्थर से टकरा जाता है और उसकी सारी भेलपुरी नीचे गिर जाती है। यह देखकर रामू बहुत दुखी होता है। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? अपना छोटा सा व्यवसाय चलाने का भी अधिकार नहीं है? बोलने से कोई फायदा नहीं है मीना, ये दुनिया ऐसी ही चलती है। रामू और मीना बहुत कष्ट से गुजरने के बाद भी अपने बेटे मुन्ना को बाहर पढ़ने भेजते हैं और मुन्ना पढ़ लिखकर अफसर बन गया और गरीबों की मदद करने लग गया। रामू यह देखकर बहुत खुश होता है। मुन्ना रमेश और मीना को एक शानदार घर बनाकर देता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। राजेंद्र एक किसान था जिसका इकलौता बेटा था बिपिन। बिपिन बहुत ही तेज था। बेटा बताओ, 4 पंजे कितने होते हैं? 20। बहुत अच्छे बेटा, तू बड़ा होकर जरूर मेरा नाम रोशन करेगा। कई वर्ष बीत गए। मैं क्या कह रही थी, बिपिन को अब पढ़ाई लिखाई छोड़कर किसानी करनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा तो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा। लेकिन उसे पढ़ाने लिखाने के लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? वो मैं देख लूंगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। और कुछ दिनों बाद बाबा, मुझे IAS के इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अरे वाह, अब तो तू जल्द ही कलेक्टर बन जाएगा। इतनी जल्दी नहीं बाबा, अब 3 साल और ट्रेनिंग लेनी होगी, फिर एक बहुत मुश्किल परीक्षा भी देना होगा। लेकिन बाबा, मुझे तो इन 3 साल में बढ़ने वाले खर्चे की चिंता है। अरे बेटा, जब तक तेरा बाबा जिंदा है, तुझे पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और फिर एक दिन बिपिन IAS की ट्रेनिंग के लिए चला गया और यहाँ राजेंद्र अकेला खेती बाड़ी करने लगा। बेटे की पढ़ाई का खर्चा बढ़ गया था, इसलिए राजेंद्र ने गांव के लाला के खेत में मजदूरी भी शुरू कर दी थी। सुबह 4 बजे उठकर राजेंद्र पहले अपने खेतों का काम खत्म करता और फिर मजदूरी पर चला जाता था। इस तरह दिन भर कड़ी मेहनत कर वो बहुत थक जाया करता था। एक दिन जब वो थक हार कर घर लौटा, ना जाने तुम पर ये क्या कलेक्टर का भूत चढ़ा है जो अपनी सेहत खराब होने तक मेहनत कर रहे हो। ये तुम अभी नहीं समझोगी। हाँ, तुम बाप बेटे का तो तुम ही जानो। मैं तो बस इतना मानती हूँ कि जब बेटा बाप के जितना लंबा हो जाए तो उसे बाप के खेत संभाल लेने चाहिए। तू रहने दे रामा, वक्त आने पर तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। राजेंद्र ऐसे ही दुगना काम करता रहा और दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब रहने लगी। अब वो इतना बीमार रहने लगा कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब तो बिपिन को वापस बुला लो। ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब जो समय पर काम ना आए। नाना रामा, उसे कुछ मत बताना। लेकिन अब उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा? मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। अगले दिन राजेंद्र अपने खेत के कागजात गांव के लाला के पास ले गया और उसने अपनी जमीन गिरवी रखकर कुछ कर्ज ले लिया। वो घर आया। ये लो रामा। हाँ, इतने सारे पैसे? हाँ, बिपिन की पढ़ाई के लिए। लेकिन ये कहाँ से आए? अपने खेत लाला के यहाँ गिरवी रख दिए हैं। क्या? ये क्या कर दिया आपने? तू फिक्र मत कर रामा, जब बिपिन कलेक्टर बनकर लौटेगा तो वो पहले हमारे खेत ही छुड़वाएगा। यहाँ बिपिन ने IAS की परीक्षा पास कर ली और जैसे ही वो कलेक्टर बना, सबसे पहले अपने घर पहुंचा। अपने घर में
एक लाल बत्ती की गाड़ी आती देख रामा, देख अपना कलेक्टर आ गया। अपने कलेक्टर बेटे को गाड़ी से उतरता देख राजेंद्र भावुक हो गया और वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। रामा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि मेरा बेटा जरूर कलेक्टर बनेगा। हाँ जी, आप सही थे। बिपिन ने कलेक्टर बनकर अपने पिता का सपना पूरा किया और कुछ सालों बाद बिपिन ने अपने पिता के खेत भी छुड़वा लिए और गांव में अपने पिता के नाम से एक स्कूल भी खोला, अचेंद्र विद्यालय, जिसमें गांव के होनहार और होशियार बच्चे मुफ्त में पढ़ाई करते थे ताकि उनके परिवार को कोई कर्ज न लेना पड़े। तो इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि ईमानदारी से मेहनत करके अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं।